वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल्स के बारे में। अब ये कौन कौन से तरीके से बिल्स होते हैं, मनी बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, कौन से हाउस में ये बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, कब ये लैप्स होते हैं, ये सारे ही डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर करे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 107 of the Indian Constitution provides that except money bill and other financial bill, a bill may originate in either house of the parliament. पार्लियामेंट में कौन कौन से हाउस होते हैं? राज्यसभा एंड लोकसभा। बिल दोनों हाउस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, बट एक्सेप्ट मनी बिल। जो हमारा मनी बिल भी होता है वो कहां इंट्रोड्यूस किया जाता है? वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। Subject to the provisions of the Article 108 and 109 of the Indian Constitution, a bill shall not deemed to have been passed by the House of the Parliament unless it has been agreed to by both houses, either without amendment or with such amendments only as agreed to by both the houses. अब इस पैराग्राफ में क्या था? देखिए, कोई भी बिल है हमारा, वो कब एक्ट बनता है? जब वो दोनों ही हाउसेस से, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से, दोनों ही हाउसेस से क्या करा गया हो? पास करा गया हो, चाहे वो विद अमेंडमेंट हो चाहे वो विदाउट अमेंडमेंट हो। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। A bill pending in parliament shall not lapse by reason of the prorogation of the house. अगर कोई बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में तो वो लैप्स नहीं होगा by the reason of the prorogation of the house. अब ये रीजन में क्या कह रहे हैं? प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। अब प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस का मतलब क्या है? जहां मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जो मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें क्या था? समन, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। तो वहां मैंने आपको प्रोरोगेशन का मतलब बताया था। इट मींस एडजर्न साइन डाई, मतलब कि किसी भी एक सेशन की एंडिंग को हम क्या कहते हैं? प्रोरोगेशन कहते हैं। और एक सेशन की एंडिंग से दूसरे सेशन तक की स्टार्टिंग तक का जो गैप होता है वो कितना, वो क्या होता है? प्रोरोगेशन गैप उसे कहते हैं। और उसका मैक्सिमम कितना गैप होता है? वो 6 मंथ होता है। अ बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स which has not been passed by the house of the people shall not lapse on the dissolution of the house of the people. अब देखिए यहां कैसे घुमा रखा है आपको। देखिए लैंग्वेज पढ़िए। कोई भी बिल हमारा पेंडिंग है, किसमें? काउंसिल ऑफ स्टेट में, मतलब राज्यसभा में कोई भी बिल हमारा पेंडिंग है जो पास नहीं करा गया, किसके द्वारा? हाउस ऑफ द पीपल के द्वारा, जो क्या है मतलब लोकसभा के द्वारा पास नहीं करा गया बिल, तो वो लैप्स नहीं होगा। अगर क्या हुआ? लोकसभा क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। तो यहां पॉइंट देखें कि अगर लोकसभा के द्वारा पास नहीं करा गया बिल और वो पेंडिंग है किसमें? राज्यसभा में, तो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो बिल तो तब भी पेंडिंग रहेगा ना, तो उसमें बिल वो लैप्स नहीं होगा, क्योंकि यहां अभी लोकसभा का रोल ही नहीं है। अगर लोकसभा पास कर देती और वो डिसॉल्व हो जाती तो तब बिल क्या हो जाता? लैप्स हो जाता। थर्ड पॉइंट ये कहता है, अ बिल विच इज पेंडिंग इन द हाउस ऑफ द पीपल और विच have been passed by the house of the people is pending in the council of state shall subject to the provision of the article 108 lapse on the dissolution of the house of the people. अगर कोई बिल पेंडिंग है या पास हो चुका है लोकसभा से और पेंडिंग है राज्यसभा में, इन दोनों ही सिचुएशन में बिल क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा ऑन अ डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अब देखिए आप इससे थोड़ा कंफ्यूज हो गए, एक और बात मैं बताता हूं। अगर कोई भी बिल है पेंडिंग है लोकसभा में और लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो वो बिल क्या हो गया? लैप्स हो गया। अगर बिल लोकसभा के द्वारा पास हो चुका है और पेंडिंग है राज्यसभा में और लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो वो बिल क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। इन दोनों ही सिचुएशन में क्या हो जाएगा? बिल लैप्स हो जाएगा हमारा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमने इससे पहली वाली स्लाइड में देखा कि बिल हमारा कब लैप्स होता है। उससे पहली वाली स्लाइड्स में देखा हमने कि बिल एक एक्ट बनने के लिए उसे दोनों ही हाउसेस से, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से पास होना जरूरी होता है, विद अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट। बट ये बिल है क्या? देखते हैं। What is a bill? A bill is said to be a draft statute that is presented in either houses of the parliament only after being passed by both the houses of the parliament and it has received present assent. These are the legislative proposals that are introduced in the form of bills. देखिए हमारा ड्राफ्ट क्या करा जाता है? प्रेजेंट करा जाता है दोनों ही हाउसेस के पास और दोनों ही हाउस उसे क्या करते हैं? पास करते हैं। फिर वो सेंड करा जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। क्यों करा जाता है? प्रेसिडेंट की एसेंट लेने के लिए। देखिए इट हैज रिसीव्ड प्रेसिडेंट एसेंट और इसी लेजिस्लेटिव प्रपोजल दैट आर इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ बिल्स। यही हमारा लेजिस्लेटिव प्रपोजल किसकी फॉर्म में इंट्रोड्यूस करा जाता है? बिल्स की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है। टाइप्स ऑफ बिल्स इन इंडिया।
अब अभी हमने देखा कि बिल क्या होता है, अब देखते हैं कितने तरीके के बिल होते हैं इंडिया में। ऑर्डिनरी बिल, as per section 107 and 108 of the Indian Constitution, an ordinary bill is concerned with any matter other than financial subject। फाइनेंशियल मैटर को छोड़ के कोई भी बिल है तो वो बिल किस में आएगा हमारा, बिल्कुल से ऑर्डिनरी बिल में आएगा। एन ऑर्डिनरी बिल इज इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो हमारा ऑर्डिनरी बिल है वो किस में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा, और किस में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस होता है। दिस बिल इज इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर। अगर ये बिल इंट्रोड्यूस करा जाएगा मिनिस्टर के द्वारा तो उस बिल को हम क्या कहेंगे, पब्लिक बिल कहेंगे। और अगर ये बिल इंट्रोड्यूस करा जा रहा है प्राइवेट मेंबर के द्वारा तो उस बिल को क्या कहेंगे, हम प्राइवेट बिल कहेंगे। तो यानी कि हमने इस पॉइंट से देखा कि इसे मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देयर इज नो रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। यहां हमें बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले रिकमेंडेशन नेसेसरी नहीं होगी, किसकी, प्रेसिडेंट की। आफ्टर बीइंग पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज अप्रूवल और एसेंट। दोनों ही हाउसेज से यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से पास होने के बाद ऑर्डिनरी बिल किसके पास भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। क्यों, क्योंकि उनकी प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए उस बिल को। अंडर द आर्टिकल 111 of the Indian Constitution there is a provision of the joint sitting in the case of ordinary bill। यहां पे प्रोविजन है किसका, ज्वाइंट सिटिंग का, किस बिल में, ऑर्डिनरी बिल में। यानी कि हमने कुछ पॉइंट्स देखे जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट है, ये आगे मैं कंपेयर करूंगा जब इसे मनी बिल से, तो अब आपको बहुत हेल्प होगी। देखते हैं कि जो बिल है इंट्रोड्यूस करा जाता है मिनिस्टर के द्वारा भी करा जाता है, प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी इंट्रोड्यूस करा जाता है। अगर वो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है तो वो बिल क्या कहलाएगा, पब्लिक बिल कहलाएगा। अगर प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करता है तो वो क्या कहलाएगा, प्राइवेट बिल कहलाएगा। यहां रिकमेंडेशन नेसेसरी नहीं होती, किसकी, प्रेसिडेंट की। ये दोनों ही हाउसेज से पास होने के बाद क्या किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। किस लिए, उनकी अप्रूवल के लिए। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी, मतलब ऑर्डिनरी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है। कम टू द नेक्स्ट साइड, मतलब ये आपको लास्ट लाइन क्लियर होगी ना, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, मतलब ऑर्डिनरी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। अगर कोई भी ऑर्डिनरी बिल लेके कंफ्लिक्ट हुआ तो ज्वाइंट सिटिंग करवाई जा सकती है। प्रेसिडेंट क्या कर देगा, समन कर देगा दोनों ही हाउसेस को। अब पब्लिक बिल क्या था, प्राइवेट बिल क्या था, अभी हमने पढ़ा जो बिल मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बिल ऑर्डिनरी बिल वो क्या कहलाता है, पब्लिक बिल कहलाता है। और जो ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस करा जाता है प्राइवेट मेंबर से उस बिल को हम क्या कहते हैं, प्राइवेट बिल कहते हैं। इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर्स, पॉइंट क्लियर। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन अ मिनिस्टर। मिनिस्टर को छोड़ के जो भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो बिल क्या कहलाया जाएगा, क्लियर। इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी रूलिंग पार्टी होगी उसकी पॉलिसीज को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है हमारा पब्लिक बिल। इट रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन पब्लिक मैटर, बट जो हमारा प्राइवेट बिल है वो किसे रिफ्लेक्ट करता है, मूड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन पब्लिक मैटर को। थर्ड पॉइंट, इट इज अ ग्रेटर चांस टू बी पास बाय द पार्लियामेंट, पॉइंट क्लियर। इट इज लेस लाइकली टू बी पास बाय द पार्लियामेंट, यहां चांसेस जो हमारे प्राइवेट बिल के पास होने के क्या होते हैं, कम होते हैं, एंड पब्लिक बिल के पास होने के कितने क्या चांसेस होते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं, ग्रेट चांसेस टू बी पास बाय पार्लियामेंट। Its introduction in the House requires 7-day notice. Its introduction in the House requires 1 month. अगर हमें पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस करना है तो हमें कितने दिन का नोटिस रिक्वायरमेंट होगा, रिक्वायर 7-day नोटिस। और अगर हमें प्राइवेट बिल करना है तो कितना हमें रिक्वायर्स होगा, इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 1 मंथ। हमारे प्राइवेट बिल को लेकर कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 1 मंथ नोटिस की। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपका नोन होना बहुत जरूरी है, ये चीज जरूर क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। तो आप पहले मैं इसको आपको रीडिंग का क्रक्स बताऊंगा। फर्स्ट रीडिंग क्या होती है, हमारी इंट्रोडक्टिव स्टेज होती है। अगर कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके बाद उस पर रीडिंग्स होती है। तो अब फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, सिर्फ उसका टाइटल, ऑब्जेक्टिव है, बिल क्यों बनाया गया है, इसमें क्या है, बस इतना। सेकेंड हमारी क्या होती है, डिस्कशन स्टेज होती है। डिस्कशन स्टेज मतलब इस पे डिस्कशन किया जाता है कि कोई भी हमारा पॉइंट ना रह जाए, उस पर डिस्कस करा ये बिल क्यों है, क्या इसके ड्रॉबैक्स है, इसे स्क्रूटनाइज किया जाता है कि इसमें कोई बाय क्लोज चेक करते हैं कि कोई फॉल्ट तो नहीं है इस बिल में। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, या तो बिल एक्सेप्ट हो जाएगा या क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रीडिंग, अ मिनिस्टर और अ मेंबर इंट्रोड्यूस द बिल in either house of the parliament, the title and objective of the bill is read by the minister। क्या होगा कि बिल इंट्रोड्यूस करा जाएगा हमारा किसमें,
फर्स्ट रीडिंग में, और सिर्फ क्या देखा टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव, इस बिल का टाइटल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन द बिल इज पब्लिश्ड इन द गजेट ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन के बाद मतलब बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद वो बिल कहां पब्लिश कर दिया जाएगा, गजेट ऑफ इंडिया में। इन दिस स्टेज देयर इज अ नो डिस्कशन ऑन द बिल, यहां पे कोई भी बिल को लेके डिस्कशन नहीं होगा। सेकेंड रीडिंग क्या थी, डिस्कशन स्टेज थी। दिस इज द स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन फॉर एक्शन कैन बी टेकन ऑन द बिल। द फर्स्ट, इट मे टेक बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और ऑन सम अदर फिक्स्ड डेट। जब बिल हमारा इंट्रोड्यूस हो गया तो उसे क्या इमीडिएटली क्या कर दिया जाएगा, कंसिडरेशन में ले लिया जाएगा। सेकेंड, it may proceed the bill to select committee of the house, it may proceed the bill to a joint committee of the two house। अब ये select committee और joint committee क्या होती है, देखिए बिल हमारा क्या हुआ, डिस्कशन हो रहा है, उसे क्या भेज दिया जाएगा, या तो सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाएगा या वो किसके पास भेज दिया जाएगा, ज्वाइंट कमेटी के पास भेज दिया जाएगा। बिल में अब यहाँ क्या है, डिस्कशन होने के बाद सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी का मतलब क्या होता है, देखिए जो सेलेक्ट कमेटी होती है या हमारी ज्वाइंट कमेटी होती है, ये क्या होती है, कमिटीज होती हैं जो उस बिल को क्लोज बाय क्लोज एग्जामिन करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे, चेक करेंगे कि अगर ये कोई बिल हमारा किसी भी क्लॉज के अगेंस्ट जा रहा है तो उस चीज का क्या करना, उस बिल को एग्जामिन करना। सेलेक्ट कमेटी में क्या होता है, सेलेक्ट कमेटी में सिर्फ एक हाउस के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ज्वाइंट कमेटी में क्या होता है, दोनों ही हाउस के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। बिल कई बार क्या है, सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाता है या ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया जाता है। तो यहाँ क्या है, सिर्फ यहाँ आपको सेलेक्ट और ज्वाइंट कमेटी को अभी नॉर्मल सा जान लीजिए, आगे जब हम कमेटी डिस्कस करेंगे तब प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। सेलेक्ट कमेटी वो कमेटी होती है जिसमें एक हाउस के मेंबर होते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल लोकसभा के मेंबर्स हैं, और वो बिल को क्या करती है, एग्जामिन करती है, स्क्रूटनाइज करती है। ज्वाइंट कमेटी में क्या है, दोनों हाउस के मेंबर होंगे और दोनों हाउस के क्या करेंगे, उस बिल को एग्जामिन करेंगे और स्क्रूटनाइज करेंगे। इट मे स्प्रेड द बिल टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियन। कई बार क्या होता है, किसी भी बिल को लेके क्या पब्लिक ओपिनियन को जानने के लिए कि पब्लिक ओपिनियन भी ले ली जाती है कि इस बिल पे क्या लोगों की पब्लिक ओपिनियन है। बट जो डिसीजन होगा वो ऐसा नहीं होगा कि पब्लिक के ओपिनियन ही क्या होगी कि वो मैंडेटरी हो जाएगी। थर्ड रीडिंग, हियर वन ऑफ द टू एक्शन टेक प्लेस, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल एंड रिजेक्शन ऑफ बिल। बिल क्या होगा, देखिए स्क्रूटनाइज हो गया, हमारा इंट्रोडक्टिव स्टेज होगी, देन क्या होगा, या तो बिल एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो एक्सेप्ट हो रहा है, इफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स एक्सेप्टेड द बिल इज रिगार्डेड एज पास बाय द हाउसेस। अब जब मेजॉरिटी क्या कर रही है, उस बिल को एक्सेप्ट कर रही है, पास कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा बिल। अगर दूसरा कंडीशन क्या हो गई, या तो वो बिल क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, मनी बिल। अभी हमने ऑर्डिनरी बिल पढ़ा, ऑर्डिनरी बिल में हमने रीडिंग्स पढ़ ली, अब हम बात करें मनी बिल की। मनी बिल क्या होता है, देखिए अभी जनरली समझते हैं, फिर हम मनी बिल को भी डीप में समझेंगे। जैसे हमने पहले क्रक्स समझा कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इंट्रोडक्टिव स्टेज होती है, सेकंड क्या होती है, डिस्कशन होती है, थर्ड में क्या होता है, या तो बिल हमारा एक्सेप्ट होगा या क्या होगा, रिजेक्शन ऑफ द बिल होगा। तो वैसे ही मनी बिल का देख लेते हैं। फिर आर्टिकल 110 यानी कि आर्टिकल 110 में जो प्रोविजन है उन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मनी बिल आर दोज बिल्स दैट कंटेन्स द प्रोविजन डीलिंग विद ऑल द मैटर स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 110 के मैंने अभी आपको बताया था कि 110 में जो प्रोविजन है मैं उसको आपको डीपली पढ़ाऊंगा। तो जो आर्टिकल 110 के प्रोविजंस है, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हुआ और वो कंटेन करता है और डील करता है इन प्रोविजंस में, तो वो बिल क्या कहलाएगा, मनी बिल कहलाएगा। कोई भी बिल हमारा कंटेन करता है, डील करता है किसमें, 110 के प्रोविजंस में, तो बिल हमारा क्या कहलाएगा, मनी बिल कहलाएगा। सेकंड, these bills are mainly concerned with the financial matter like public expenditure, taxation। पॉइंट 2 भी ये आपको बहुत इजी लैंग्वेज में आप समझ जाओगे कि कोई भी बिल हमारा कंसर्न करता है फाइनेंशियल मैटर से, लाइक पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, टैक्सेशन हो गया, इन मैटर से डील करता है, फाइनेंशियल मैटर से डील करता है, तो वो क्या कहलाएगा, मनी बिल कहलाएगा। थर्ड पॉइंट, ए मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली। हमारा मनी बिल कहां इंट्रोड्यूस होगा, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, ओनली विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और परमिशन किसकी रिक्वायर्ड होगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। क्लियर, कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय मिनिस्टर। जब मैं आपको ऑर्डिनरी बिल बता रहा था तो मैं कहा ऑर्डिनरी बिल मिनिस्टर भी इशू को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और हमारे प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने कहा आपको जो कंपैरिजन में पढ़ोगे ना तब सही रहेगा कि आप जब आप कंपेयर करोगे, अब आप कंपेयर करो कि मनी बिल कौन इंट्रोड्यूस करता है, सिर्फ लोकसभा करता है। ऑर्डिनरी बिल कौन कर सकता है, कोई भी हाउस कर सकता है, यानी कि लोकसभा भी राज्यसभा भी। कैन बी इंट्रोड्यूस बाय ओनली बाय मिनिस्टर। जो मनी बिल होता है वो कौन इंट्रोड्यूस करता है, सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑर्डिनरी बिल क्या करते हैं, मिनिस्टर भी करते हैं और प्राइवेट मेंबर्स भी करते हैं। तो ऐसा आप कंपेयर करेंगे तो अब आपको और टॉपिक क्लियर होते हैं। द बिल कैन नॉट रिजेक्ट बाय द राज्यसभा। वहां पे क्या था, जो हमारा बिल था वो राज्यसभा क्या करता था, ऑर्डिनरी बिल को रिजेक्ट कर सकता है, उसके लिए सिटिंग भी हो सकती थी। बट जो हमारा मनी बिल है वो राज्यसभा क्या नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती। इट कैन बी डिटेन इन राज्यसभा फॉर नॉट मोर देन 40 days आफ्टर विच इज सेंट
टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज अप्रूवल। देखिए 14 दिन के अंदर अंदर क्या जो एक राज्यसभा है उस बिल को यानी कि मनी बिल को सिर्फ अपने पास 14 दिन तक रख सकती है। 14 दिन में उन्हें क्या करनी है, अपनी एसेंट देनी है, या उस बिल को, सॉरी एसेंट गलत वर्ड बोल दिया मैंने, उसे पास करना है। और वो किसके पास सेंड कर दिया जाएगा, वो प्रेसिडेंट के पास सेंड कर दिया जाएगा एसेंट के लिए। अगर 14 दिन में राज्यसभा ने पास नहीं करा बिल तो वो ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा राज्यसभा के द्वारा। द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। यहां पे प्रेसिडेंट भी बाउंड है कि वो बिल जो मनी बिल उसके पास आया वो उसे क्या नहीं कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकता। किस चीज के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए, कि आप इस बिल को क्या करो, रिकंसिडर करो। प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम क्या पढ़ लेते, प्रोविजन पढ़ लेते कि अगर कोई भी हमारा बिल है और वो इन प्रोविजन में डील कर रहा है तो वो बिल मनी बिल कहलाएगा। तो वो कौन कौन से प्रोविजंस है देखते हैं। Article 110 provides a bill shall be deemed to be a money bill if contains only the provision dealing with all or any of the following matters। कि कोई भी भैया सारों से डील कर रहा है या कुछ भी कि इन प्रोविजन से कुछ प्रोविजंस में डील कर रहा है तो वो बिल क्या कहलाएगा, हमारा मनी बिल कहलाएगा। प्रोविजन देखते हैं। द इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, अल्टरनेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। किसी भी टैक्स का कैसे इम्पोजिशन होना है, कैसे उस टैक्स को एबॉलिश करेंगे, रेमिशन उस टैक्स की रेगुलेशन से बारे में बात करना, उसके रेट के ऑल्टरेशन के बारे में बात करना कि रेट हटाना है या कोई टैक्स हटाना है या उस टैक्स को कैसे रेगुलेट करना है, उसको कैसे बिल्कुल हटा देना है। तो ये सारी बात जो भी टैक्स से रिलेटेड होंगी उसके टैक्स के इम्पोजिशन के लिए, एबॉलिशन के लिए, रेमिशन के लिए, अल्टरनेशन के लिए या रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, तो वो किस कोई भी ऐसा बिल कोई ऐसी बात करता है तो वो प्रोविजन किसका हो गया, आर्टिकल 110 के अंदर आ गया और वो बिल क्या कहलाएगा, हमारा मनी बिल कहलाएगा। सेकेंड, regulation of borrowing of money or the giving of any guarantee by the government of India or the amendment of the law with respect of any financial obligation undertaken or to be undertaken by the government। कोई भी हमारा borrowing के रिलेटेड बिल है, कोई भी हमारा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड बिल है, अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल है हमारा किसमें, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में, तो वो हमारे सारे बोरोइंग वाले बिल्स क्या कहलाएंगे, हमारे मनी बिल कहलाएंगे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। The custody of the consolidated funds or the contingency fund of India, the payment of monies into or the withdrawal of money from any such fund। थर्ड पॉइंट क्या होता है, जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड होता है या हमारा कॉन्टीजेंसी फंड होता है। सर ये कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है। कॉन्टीजेंसी फंड बेटा वो फंड होता है जो हमारा फ्लड के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे यूज किया जाता है। ऐसा होता है कि आप कुछ अपनी सेविंग्स भी तो रखते हो कि अगर कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तबियत खराब हो गई तो आप कुछ अपनी सेविंग्स रखते हो, तो वैसे गवर्नमेंट भी सेविंग रखती है। तो जो गवर्नमेंट की इमरजेंसी के टाइम की सेविंग्स होती हैं, जो कुछ पैसा होता है जो इमरजेंसी के टाइम पे क्या करा जाता है, विड्रॉल करा जाता है यानी कि निकाला जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, कॉन्टीजेंसी फंड होता है। और कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, जैसे हमने कुछ एक डिसाइडेड चीज के लिए रख रखा है। जैसे अब आपको अपने एग्जांपल से बताऊं तो जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मैंने एक न्यू कार के लिए कुछ फंड रख रखा है, कुछ भी एक चीज के लिए, तो वैसे कंसोलिडेटेड फंड गवर्नमेंट भी रखती है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए इतना पैसा रख रखा है, इस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए, तो कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट वाइज कि इस डिपार्टमेंट के लिए मैंने इतना पैसा रख रखा है, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए मैंने इतना पैसा रख रखा है, तो ऐसे फंड को क्या कहते हैं, हम कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। जिसमें हमने डिपार्टमेंट वाइज क्या रख रखा, मनी रख रखा, तो ऐसे फंड को हम कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। और जो हमारा फंड इमरजेंसी के लिए रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बिल्कुल से कॉन्टीजेंसी फंड कहते हैं। उनकी कस्टडी किसके पास रहेगी, ऐसे इस टाइप के बिल किस में आएंगे, हमारे मनी बिल में आएंगे। डी, द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड से जो भी एप्रोप्रिएशन हो रहा है वो सारे किस में आएंगे, मनी बिल के मैटर्स में आएंगे। द डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, द इंक्रीजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर। जैसे क्या कहा गया, मैंने आपको बता दिया कंसोलिडेट फंड क्या होता है। कंसोलिडेट फंड में कुछ भी डिक्लेयर, कोई भी मनी ऐसा डिक्लेयर कर रहा है कि इस कंसोलिडेटेड फंड में इस डिपार्टमेंट में ये चीज बढ़ाई जाए। एग्जांपल से और क्लैरिफाई करता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपना कार के लिए फंड रख रखा है, तो मैंने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए रख लिया कि कार लेनी है मुझे, तो वो मेरा क्या हो गया, कंसोलिडेटेड फंड हो गया। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए रख लिया, तो एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ने रखा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मुझे लगाने 100 करोड़, तो वो फंड क्या हो गया, 100 करोड़ क्या हो गया, कंसोलिडेट फंड हो गया। तो उसमें इंक्रीजमेंट हो गया कि हमें ना 100 करोड़ नहीं, हमें 500 करोड़ लगानी चाहिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो वैसे ही हमने लेमैन एग्जांपल बताया कि जैसे मैंने अपनी कार के लिए एक प्राइस कंसोलिडेट फंड रख लिया कि 15 लाख रुपए, बट मुझे कार लेनी है 25 लाख रुपए की, तो मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया अपना फंड कि यार मैं अब 25 लाख वाली कार लूंगा। तो ऐसे बिल्स भी किस में आएंगे, हमें मनी बिल्स में आएंगे।
the receipt of the money on account of the consolidated funds of India, the public accounts of India, the custody or issue such money, the audit of the accounts of the union or the state. हमारे यूनियन और हमारे जो भी हमारे अकाउंट्स के जो हमारे सारे अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट, उनकी मनी की रिसिप्ट्स, उनके फंड्स की हमारा इससे पैसा इतना गया है, इससे निकला, उनका ऑडिट्स होना, ये सारे ही मैटर्स हमारे किस में आएंगे? मनी बिल में आएंगे. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. एनी मैटर incidental to any of the matter specified in the subclause A to F. If any question arises whether a bill is a money bill or not, the decision of the speaker of the house of the people shall be final. अब ये पॉइंट क्या है? अगर देखिए कोई भी अगर इसमें प्रोविजंस में नहीं आ रहा, अगर कोई भी बिल लेके कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि यार ये बिल हमारा मनी बिल है या नहीं है, तो उस पर किसका डिसीजन फाइनल होगा? स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल. अब ये हाउस ऑफ द पीपल क्या है? 10 बार नहीं बताऊंगा. लोकसभा होता है. ठीक है. स्पीकर जो भी हमारा लोकसभा का स्पीकर है उसका डिसीजन फाइनल होगा. अगर कोई भी हमारा बिल को लेके इशू हो रहा है ये हमारा मनी बिल है या नहीं है, तो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा उसका डिसीजन क्या होगा? फाइनल होगा. उसने कह दिया ये मनी बिल है तो है, मगर वो ऐसे भी नहीं कहेगा. कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ गाइडलाइंस होती है, ऐसे ही नहीं कहेगा कि किसी भी बिल को वो मनी बिल कह दें. Special procedure in respect of money bills. Article 109. Article 109 of the Indian Constitution हम डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट देखते हैं. A money bill shall not be introduced in the राज्यसभा. जो हमारा मनी बिल होता है वो इंट्रोड्यूस नहीं करा जाता. कहां पे? राज्यसभा में. मनी बिल सिर्फ कहां इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है. बिल कोई भी हाउस इंट्रोड्यूस कर सकता है, राज्यसभा भी और लोकसभा भी. बट हमारा मनी बिल कौन इंट्रोड्यूस करता है? सिर्फ लोकसभा इंट्रोड्यूस करता है. राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता. After a money bill passed by the Lok Sabha, it shall be transmitted to the Rajya Sabha for its recommendation. बिल पास होने के बाद लोकसभा से वो कहां भेज दिया जाता है? राज्यसभा में भेज दिया जाता है. किस लिए भेज दिया जाता है? फॉर इट्स रिकमेंडेशन, यानी कि राज्यसभा की रिकमेंडेशन के लिए. द राज्यसभा shall within a period of 14 days from the date of its receipt of the bill return to the bill to Lok Sabha with its recommendations, and the Lok Sabha may thereupon their accept, reject of all or any of the recommendation of the Rajya Sabha. हमारा मनी बिल पास करा गया लोकसभा के द्वारा और वो ट्रांसमिट कर दिया गया किसके पास? यानी कि भेज दिया गया किसके पास? राज्यसभा के पास. तो राज्यसभा के पास क्यों भेजा गया? रिकमेंडेशन के लिए भेजा गया. कितने दिन के लिए भेजा गया? जो मैक्सिमम टाइम होता है राज्यसभा के पास उस बिल को डिटेन करने का, अपने पास रखने का, वो कितना होता है? 14 डेज. विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंतर्गत क्या करना पड़ता है? जो राज्यसभा है उस बिल को क्या करना पड़ता है? रिटर्न करना पड़ता है. किसे? लोकसभा को. विद रिकमेंडेशन या विदाउट रिकमेंडेशन. अब जो रिकमेंडेशन दी गई है राज्यसभा के द्वारा वो मैंडेटरी नहीं है. लोकसभा चाहे तो उस रिकमेंडेशन को माने, लोकसभा चाहे मनी बिल में वो रिकमेंडेशन नहीं माने. Come to the next slide. If the Lok Sabha accept any of the recommendation of the Rajya Sabha, अगर लोकसभा एक्सेप्ट करती है रिकमेंडेशन किसकी? राज्यसभा की. The money bill shall be deemed to have been passed by both houses with the amendments recommended by the Rajya Sabha and accepted by the Lok Sabha. If the Lok Sabha does not accept any of recommendation of the Rajya Sabha, अगर लोकसभा क्या करती है? एक्सेप्ट नहीं करती रिकमेंडेशन, तब भी मनी बिल शैल बी डीम्ड हैव बीन पास्ड बाय द बोथ हाउसेज इन द फॉर्म इन विच इट वाज पास्ड बाय द लोकसभा विदाउट एनी ऑफ अमेंड्स रिकमेंडेड बाय द राज्यसभा. तो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में क्या कहा गया था कि अगर जो हमारी लोकसभा एक्सेप्ट करती है रिकमेंडेशन किसकी? राज्यसभा की, तो तब भी बिल पास माना जाएगा. अगर वो नहीं एक्सेप्ट करती है तब भी बिल पास माना जाएगा. अगर बिल रिकमेंडेशन के साथ पास किया गया तो वो क्या कहा जाएगा? पास बाय बोथ द हाउसेज विद अमेंड्स रिकमेंडेड बाय द राज्यसभा एंड एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा. अगर बिल हमारा रिकमेंडेशन नहीं मानी गई है तब भी बिल क्या करा जाएगा? पास माना जाएगा. पास बाय द लोकसभा विदाउट एनी ऑफ द अमेंड्स रिकमेंडेड बाय द राज्यसभा. If a money bill passed by the Lok Sabha and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendation is not returned to the Lok Sabha within set the period of 14 days. मैंने क्या कहा था? मैक्सिमम टाइम पीरियड उस बिल को रखने के लिए अपने पास राज्यसभा पे कितना होता है? 14 दिन होते हैं. अगर 14 दिन के अंतर्गत उसने रिटर्न नहीं करा, मतलब राज्यसभा ने वो बिल वापस नहीं भेजा लोकसभा में, it shall be deemed to have been passed by both the houses at the expiration of the set period in the form in which it was passed by the Lok Sabha. अगर मनी बिल हमने भेजा
राज्यसभा के पास, और जो पीरियड था यानी कि 14 दिन का जो समय था, जितने दिन में क्या करना था, राज्यसभा को बिल वापस रिटर्न करना था, उसने नहीं करा, तब भी बिल क्या माना जाएगा, हमारा पास माना जाएगा, पास। और यहां क्या कहा जाएगा, उस बिल को क्या कहा जाएगा, पास बाय बोथ द हाउसेस एट द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड इन द फॉर्म इन विच इट वाज पास बाय द लोकसभा। तो यानी कि जो हमारा मनी बिल है, तो वहां राज्यसभा की कुछ वैल्यू ही नहीं है। चाहे राज्यसभा रिकमेंडेशन कर रही है तो भैया मर्जी है लोकसभा की, ले रिकमेंडेशन या ना ले, अगर लेंगे तो भी बिल पास होगा, अगर रिकमेंडेशन हम नहीं मानते, लोकसभा नहीं मानती किसकी, राज्यसभा की, तो भी बिल पास होगा। अगर बिल अपने पास ही रख लिया किसने, राज्यसभा ने, तो भी बिल पास ही माना जाएगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल बिल से। फाइनेंशियल बिल क्या होता है? As per Article 117 of the Indian Constitution, financial bill are those bill which are concerned with the financial matter but are different from money bill. ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, हमारा मनी बिल भी फाइनेंशियल मैटर से डील करता है, बट हमारा जो फाइनेंशियल बिल होता है वो फाइनेंशियल मैटर से तो डील करता है, बट वो मैटर जो उनके फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं किससे, मनी बिल से। Financial bill are further classified as financial bills categories A and B. कई लोग इन्हें बोलते हैं financial type 1, financial type 2. Category A bills contains provision dealing with any of the matter specified in subclause A to F of clause 1 of Article 110 of the Indian Constitution. Category A. अब ये फाइनेंशियल बिल की कैटेगरी ए क्या है, कैटेगरी बी क्या है, यानी कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है। टाइप 1 ये कहता है जो भी हमारे आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने प्रोविजन पढ़े थे ए टू एफ, उन प्रोविजन के साथ अदर मैटर्स को रख के क्या बनी है, कैटेगरी ए बनी है। अब प्रोविजन कौन कौन से थे सर, हम तो भूल गए। जैसे हमने याद करिए, हमने पढ़े नहीं थे आर्टिकल 110 में जो हमने प्रोविजन पढ़े थे, अबोलिशन या रेमिशन ऑफ एनी टैक्स, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स हो गया, या कंसोलिडेटेड फंड के एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना, तो ये सब चीज पढ़ी थी। तो उन्हीं प्रोविजन के साथ किसी अदर मैटर को ऐड कर दिया तो वो क्या बन गई, फाइनेंशियल बिल की कैटेगरी 1 बन गई, या फाइनेंशियल बिल टाइप 1 बन गया। तो अभी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे हमारा फर्स्ट था ए, है ना, 110 का ए का सबक्लॉज ए था कि उसमें क्या था कि रेगुलेशन, एबोलिशन और हमारा रेमिशन ऑफ एनी टैक्स, तो टैक्स से रिलेटेड मैटर थे उसमें फर्स्ट, मतलब लाइक आर्टिकल 110 में फर्स्ट के ए में। तो उनके साथ कुछ अदर मैटर रख लिया, जैसे किसी भी एक प्रोडक्ट में, कार में टैक्स के बारे में बात हो गई कि कार पे 20% टैक्स लगना चाहिए, 30% टैक्स लगना चाहिए। उसके साथ साथ ये कह दिया कि हर कार के लिए सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स मैंडेटरी है। तो मतलब ऐसा बिल लाए कि जिसमें दो मैटर्स हो गए। एक मैटर्स तो वो है जो हमारे आर्टिकल 110 में जो हमने मनी बिल में प्रोविजंस में पढ़े थे, और दूसरे हमारे अदर मैटर्स को जोड़ के क्या बना दी, फाइनेंशियल बिल की कैटेगरी ए बना दी। अब कैटेगरी 2 क्या कहती है, यानी कि कैटेगरी बी क्या कहती है, कैटेगरी बी बिल्स इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 110। अब कैटेगरी बी कहती है कि जो भी हमारे एक्सपेंडिचर हुए किससे, ये सारी कैटेगरी बिल में कौन से टाइप्स आते हैं, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं किससे, कंसोलिडेटेड फंड से, बट ये सारे एक्सपेंडिचर हमारे प्रोविजन में, जो हमारे प्रोविजन हमने पढ़े थे 110 के, उनसे डिफरेंट है। कैटेगरी बी बिल्स इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट does not include any the provision of the article 110। तो सेकंड कैटेगरी में क्या गया कि जो भी हमारे आर्टिकल 110 में जो प्रोविजंस दिए गए थे कंसोलिडेटेड फंड वाले, उनसे अलग है हमारे कौन से, कैटेगरी बी के एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेन हमारा मनी बिल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368, जो हमारा आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कंसर्न किससे करता है, उन सारे प्रोविजन से जो कैसे किसके हैं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न विद द प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के प्रोविजंस हैं वो किससे डील करते हैं, कौन सा आर्टिकल में डील करते हैं, आर्टिकल 368 उनसे डील करता है। ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट नॉट स्टेट लेजिस्लेचर,
जो हमारा ये बिल है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वो हमारा कहां इंट्रोड्यूस करा जाता है? पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा जाता है, वो स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। होपफुली आपको बिल का टॉपिक प्रॉपर्ली क्लियर हुआ। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम22 में डीएम कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरा कंटेंट, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच।